नमस्कार साथियों। ना रुकना है, ना थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल की। और राजस्थान के भूगोल में हम अध्ययन करने वाले हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश की। जो हमारा राजस्थान है, यहाँ पर किस प्रकार के उच्चावच या भू आकृति प्रदेश मिलते हैं। जैसे पर्वत के रूप में अरावली पर्वतमाला है, पठारों के रूप में हाड़ौती का पठार है, मैदानों के रूप में पूर्वी मैदानी प्रदेश है, और मरुस्थल के रूप में थार का मरुस्थल या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। तो राजस्थान के भू आकृति प्रदेश कौन से हैं, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इनका राजस्थान में विस्तार किस प्रकार से है, इनकी राजस्थान में या भारत में या विश्व के संदर्भ में क्या विशेषताएं हैं, और इसको और कितने भागों में विभाजित किया गया है। इस प्रकार से हम लोग जो है राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, और साथ ही साथ हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि जो हम राजस्थान के भू आकृति प्रदेश पढ़ रहे हैं, या जिसे हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश के रूप में जानते हैं, उनको लेके हमें एग्जाम में क्या प्रश्न पूछे जाने की संभावना। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश यानी कि भू आकृति प्रदेश पढ़ने से पहले हमें भू आकृति प्रदेश या भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती है, इनका निर्धारण कैसे होता है, इसकी सामान्य जानकारी होना जरूरी है। क्योंकि जब तक हमें यह पता नहीं चलेगा कि भू आकृति प्रदेश या भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, तब तक हम उस भू आकृति प्रदेश या भौतिक प्रदेश के संबंध में क्या क्या हमें अध्ययन करना चाहिए, यह समझना मुश्किल है। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक प्रदेश की, कि भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, इनका निर्धारण कैसे होता है, और विश्व में भौतिक प्रदेशों की क्या स्थिति है, और भारत में भौतिक प्रदेशों की क्या स्थिति है, राजस्थान में भौतिक प्रदेशों को लेकर हमें क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। राजस्थान के भू आकृति प्रदेश या कहें फिजिकल रीजन ऑफ राजस्थान। अब फिजिकल रीजन ऑफ राजस्थान में सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक प्रदेश की। कि फिजिकल रीजन भू आकृति प्रदेश क्या होते हैं, लैंड फॉर्म्स क्या होती है। तो एक एक को लेके बात करें। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि भू आकृति प्रदेश या भौतिक प्रदेश फिजिकल रीजन किसे कहते हैं। क्योंकि हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करें तो हमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से पहले हमें भौतिक प्रदेश फिजिकल रीजन के बारे में पता होना चाहिए कि फिजिकल रीजन क्या होते हैं। तो देखिए, भौतिक प्रदेश क्या होते हैं कि पृथ्वी पर स्थित विशिष्ट क्षेत्र है। भौतिक प्रदेश क्या है? पृथ्वी पर स्थित विशिष्ट क्षेत्र जहां भौगोलिक उच्चावच चट्टानें, मिट्टी, जलवायु,
प्राकृतिक वनस्पति आदि भौगोलिक कारकों तथा आर्थिक सामाजिक स्वरूप में समानता पाई जाती है। भौतिक प्रदेश या भू आकृति प्रदेश कहलाता है। यानी कि भौतिक प्रदेश किसे कहेंगे कि पृथ्वी पर स्थित कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर उच्चावच का मतलब है स्थलाकृति, वहां पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, मैदानी या मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो भौगोलिक उच्चावच, फिर वहां की चट्टानें कि उन स्थल आकृति में जो भी रॉक्स या सेल पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है, वे, साथ ही वहां की मिट्टी, वहां की जलवायु, वहां की प्राकृतिक वनस्पति और साथ ही साथ आर्थिक सामाजिक स्वरूप में भी क्या मिलती है, समानता मिलती है। तो उस विशिष्ट क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भौतिक प्रदेश या भू आकृति प्रदेश कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में, कि जब हम राजस्थान की बात करें और राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो वह पूरा क्षेत्र कैसा है, मरुस्थलीय है। और वहां पर यदि बात करें मिट्टी की तो वहां पे सभी जगह रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। साथ ही यदि हम बात करें वहां की जलवायु की तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में हमें शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु मिलती है। तो देखा होगा कि थार के मरुस्थल में शुष्क और अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु पाई जाती है। वहां की जब हम वनस्पति की बात करते हैं तो वहां पर मुख्य रूप से मरुद्भिद वनस्पति, मरुस्थल में उगने वाली वनस्पति पाई जाती है। यदि हम चट्टानों की बात करें तो मरुस्थल की जो है, थार के मरुस्थल की बात करते हैं तो वहां पे औषधि चट्टानें पाई जाती है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में हम बात करें तो औषधि चट्टानों की प्रधानता है। तो इस कारण ऐसा कोई भी क्षेत्र है, यदि पर्वतीय क्षेत्र है तो वहां का जो है उच्चावच पर्वतीय होगा, वहां पे जो है ग्रेनाइट चट्टानें यानी आंतरिक आग्नेय चट्टानें मिलेगी। मिट्टी की बात करें तो पर्वतीय या लाल मिट्टी मिलेगी। और यदि हम वनस्पति की बात करें तो वहां पर वनस्पति ज्यादा मिलेगी क्योंकि बारिश अच्छी होती है। तो इस कारण पृथ्वी पर ऐसा कोई भी विशिष्ट क्षेत्र होगा जहां पर भौगोलिक उच्चावच है, मिट्टी है, जलवायु है, वनस्पति है और आर्थिक सामाजिक स्वरूप। आर्थिक सामाजिक स्वरूप का मतलब है कि वहां पर जो कार्य, आर्थिक क्रियाएं की जाएगी लगभग सभी जगह समान होगी, चाहे वहां कृषि कार्य के रूप में हो, फसलों के उत्पादन के रूप में हो, उद्योगों के संदर्भ में हो या फिर अन्य आर्थिक कारक। सामाजिक स्वरूप का मतलब है कि उन लोगों का जो है आवासीय क्षेत्र होगा या फिर उनके जो है रहन सहन है, उनका खान पान है, उनके जो है वेशभूषा है, उनमें भी काफी समानता मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी ऐसा भौतिक प्रदेश होगा या ऐसा क्षेत्र जहां पे भौगोलिक दशाओं के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक समानता पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, भौतिक प्रदेश कहते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है वह है कि भौतिक प्रदेश का जो है निर्धारण कैसे किया जाता है। तो अब ध्यान रखना, भौतिक प्रदेश या कह सकते हैं भू आकृति प्रदेश
भौगोलिक स्थला आकृति या भौगोलिक उच्चावच होते हैं, जिनका निर्धारण समुद्र तल से किया जाता है। अब यहां भी क्लियर होना चाहिए कि जो भौतिक का प्रदेश है या जिन्हें हम भू आकृति प्रदेश कहते हैं, वह एक तरह से भौगोलिक स्थल आकृति या कहें कि भौगोलिक उच्चावच ही होते हैं, जिनका निर्धारण कहां से किया जाता है, समुद्र तल से किया जाता है। तो अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर ये समुद्र तल क्या होता है। अब समुद्र तल को यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि पृथ्वी पर कौन कौन सी स्थल आकृति या जो है भू आकृति प्रदेश पाए जाते हैं या कौन कौन से भू आकृति प्रदेश हैं। तो देखिए, समुद्र तल की जब हम बात करते हैं तो समुद्र तल का तात्पर्य क्या होता है। यहां है धरातल और यहां कोई है सागर, हो सकता है महासागर, हो सकता है कोई भी जल राशि है, और इसमें जल भरा। जब सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण कृति और पृथ्वी की अपकेंद्रीय बल के कारण इस सागरीय जल में ज्वार की उत्पत्ति होती है, उसी समय यहां पर भाटा आता है, जिसे हम कहते हैं ज्वार भाटा, कि जो सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण ज्वार भाटे की उत्पत्ति होती है। तो जब ज्वार भाटा आता है तो दो कंडीशन बनती है। एक कंडीशन होती है उच्च ज्वार, कि यह जो जल राशि है, यह जल राशि ऊपर की तरफ जाएगी, और एक और जल राशि नीचे आएगी। जो ऊपर की ओर जा रही है जल राशि, इसे कहा जाता है उच्च ज्वार, और जो नीचे की ओर आ रहा है इसे कहा जाता है निम्न ज्वार, या इसे ही कहा जाता है भाटा, और इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है ज्वार भाटा। तो अब समझना यहां से सबसे इंपॉर्टेंट कि समुद्र तल जो है यह क्या होता है, कि जब ज्वार भाटा में उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, इसका जो मध्य बिंदु होगा, उच्च और निम्न ज्वार का जो मध्य बिंदु होगा, इसे कहा जाता है माध्य या औसत समुद्र तल। यानी कि हम कह रहे हैं कि उच्चावच का निर्धारण किससे होता है, समुद्र तल से। तो समुद्र तल किसे माना जाएगा, तो यह ध्यान रखना, समुद्र तल का तात्पर्य है कि उच्च ज्वार
और निम्न ज्वार का जो मध्य बिंदु होगा उसे ही औसत समुद्र तल या माध्य समुद्र तल कहा जाता है। और इस समुद्र तल से ही ऊंचाई के आधार पर उच्चावच का निर्धारण होता है कि वह जो है इस धरातल पर कितना ऊंचा है। यानी इस समुद्र तल से जो है किसका निर्धारण होता है, उच्चावच का निर्धारण। तो यह ध्यान रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि भौतिक प्रदेश एक तरह से भौगोलिक स्थलाकृति या भौगोलिक उच्चावच होते हैं जिनका निर्धारण किससे किया जाता है, समुद्र तल से किया जाता है। और उन उच्चावच में, भौगोलिक उच्चावच में जलवायु है, मिट्टी है, वनस्पति है, आर्थिक सामाजिक स्वरूप में क्या मिलती है, समानता मिलती है। और उसी ही क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भू आकृति प्रदेश या भौतिक प्रदेश कहते हैं। यहां तक तो शायद अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, भौतिक प्रदेश क्या होते हैं और इनका निर्धारण कहां से किया जाता है। अब प्रश्न आता है राजस्थान के, कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं या राजस्थान के जो भौगोलिक उच्चावच है, इनका निर्धारण कहां से किया जाता है। तो अब यहां पे समझना, भारत का समुद्र तल मैरीना बीच चेन्नई, तमिलनाडु में यदि आपसे पूछा जाए कि भारत का जो है समुद्र तल कहां मिलेगा, तो वह मिलेगा मैरीना बीच, चेन्नई, तमिलनाडु में। और यहीं से, यानी कि चेन्नई से ही भारत और राजस्थान के जो भौगोलिक उच्चावच है इनका निर्धारण किया जाता है। भारत तथा राजस्थान के भौगोलिक उच्चावच का निर्धारण मैरीना बीच से यहां ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के उच्चावच का निर्धारण कहां से होता है, तो मैरीना बीच से होता है, जो कि चेन्नई, तमिलनाडु में। क्यों होता है? क्योंकि भारत का समुद्र तल जो है कहां माना जाता है, मैरीना बीच, यानी कि चेन्नई, तमिलनाडु में माना जाता है। और वहीं से भारत और राजस्थान के उच्चावच का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए, यह जो उच्चावच है यह किस प्रकार से है। तो देखिए, यदि हम बात करें ए,
समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई वाले उच्चावच क्या कहलाएंगे? मैदान यानी कि समुद्र तल से यदि 300 मीटर की ऊंचाई है, औसत जो है ऊंचाई 300 मीटर है, तो वे उच्चावच क्या कहलाते हैं? मैदान। और इसीलिए जब हम राजस्थान के संदर्भ में पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करते हैं तो उसकी औसत ऊंचाई 250 मीटर मानी जाती है। यही हम थार के मरुस्थल की बात करते हैं तो थार के मरुस्थल की जो औसत ऊंचाई मानी जाती है वह 200 से 300 मीटर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि समुद्र तल से यदि 300 मीटर की ऊंचाई का जो उच्चावच होगा वह क्या होगा? मैदान होगा। इसी प्रकार समुद्र तल से समुद्र तल से 300 मीटर से 600 मीटर की ऊंचाई वाले उच्चावच क्या कहलाते हैं? पठार कहलाते हैं। यानी कि जिनकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से 300 से 600 मीटर होती है। और जब हम हाड़ौती के पठार की बात करते हैं तो हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई 550 मीटर मानी जाती है। क्यों? क्योंकि 300 से लगाकर 600 मीटर की ऊंचाई के उच्चावच जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं? पठार। और हाड़ौती के पठार की औसत ऊंचाई 550 मीटर। यानी कि हमें आंकड़े याद नहीं करने हैं, समझने हैं कि यदि औसत ऊंचाई 300 से कम है तो इसका मतलब वह मैदानी उच्चावच होगा। 300 से लगाकर 600 के बीच में तो वह पठारी उच्चावच होगा। लेकिन जब हम अरावली की बात करते हैं, अरावली में जब हम उड़िया के पठार की बात करें, आबू के पठार की बात करें, भौराट के पठार की बात करें तो उनकी औसत ऊंचाई 900 मीटर यानी 1000 मीटर से भी ज्यादा है। तो इसलिए ध्यान रखना जो अरावली के जो पठार है वह पर्वतीय क्षेत्रों में अपक्षरण, अपर्दन और आनाछादन की क्रिया के कारण बने, लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों के वह जो है अवशिष्ट रूप में हमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना जो अरावली के जो पठार है उनकी औसत ऊंचाई इतनी नहीं होगी। ये वे पठारी संरचना है जिनका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया के दरारी उद्गार से हुआ है। यानी जो ज्वालामुखी पठार होते हैं उन्हें उनकी औसत ऊंचाई 300 से 600 मीटर होती है। लेकिन जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, चाहे वह विश्व का सबसे ऊंचा पठार हो, तिब्बत का पठार हो या फिर राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार हो जिसे हम उड़िया का पठार, उनकी औसत ऊंचाई इतनी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वह पर्वतीय क्षेत्रों में बने। तो इसीलिए हमें यह पता होना चाहिए कि जो पर्वत है, पहाड़ी है, इनकी उच्चावच की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो देखिए सी समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्चावत पर्वत तथा पहाड़ियां कहलाती। यानी कि जिनकी औसत ऊंचाई 900 मीटर या उससे अधिक होगी तो वे उच्चावच क्या कहलाएंगे? पर्वत या पहाड़ियां कहलाएंगे।
अब यहां पे समझना जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पर्वत होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी और पहाड़ियों की। तो जब हम पहाड़ या पहाड़ियों की बात करते हैं तो ये 900 से लगाकर 2700 मीटर तक होते हैं, लेकिन जिनकी ऊंचाई 2700 मीटर से अधिक होती है वह सब क्या कहलाते हैं, पर्वत कहलाते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जे उच्चावच 900 से ऊपर है, 900 से 2700 तक के हैं तो वह पहाड़ियां होगी। और इसीलिए देखिए वर्तमान में जब हम अरावली की बात करते हैं तो अरावली की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। कितनी है, 930। और जब हम अरावली की औसत ऊंचाई, तो इसलिए अरावली की पहाड़ियों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जब अरावली की उत्पत्ति हुई उसमें इसकी औसत ऊंचाई लगभग 2800 मीटर मानी जाती थी और इसीलिए उस समय जो है वह एक पर्वत के रूप में थी, इसीलिए उसे हम अरावली पर्वतमाला कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे जब हम अरावली की उत्पत्ति का अध्ययन करें, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि पर्वत क्या होंगे, पठार क्या होंगे और समुद्र तल से 300 मीटर की ऊंचाई के उच्चावच क्या होंगे। तो पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि उच्चावच का निर्धारण कैसे होता है, कहां से होता है और पृथ्वी पर मुख्य रूप से पर्वतों के रूप में, पठारों के रूप में या जो है मैदानों के रूप में उच्चावच मिलते हैं। अब यदि हम बात करें संपूर्ण विश्व की, तो देखिए संपूर्ण पृथ्वी को दो भागों में विभाजित दो भागों में बांटे। पूरी पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं, कौन कौन से हैं? ए स्थल मंडल और बी पूरी पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं, स्थल मंडल और जल मंडल। स्थल मंडल जिसे हम संयुक्त रूप से क्या बोलते हैं, महाद्वीप के रूप में, और जल मंडल जिसे हम क्या कहते हैं, महासागर कहते हैं। यानी कि पूरी पृथ्वी को हम दो भागों में बांटते हैं, महाद्वीप और महासागर। अब जो महाद्वीप है यह जो है पूरी पृथ्वी का 29.2% है, जबकि महासागर जो है वह 70.8% है। यानी कि पूरी पृथ्वी पर महासागरों का भाग ज्यादा है, महाद्वीपों का भाग कम है। लेकिन जब हम इन महाद्वीप और महासागरों में जब उच्चावच की बात करते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी का संपूर्ण पृथ्वी पर 41% संपूर्ण पृथ्वी पर उच्चावच की बात करते हैं तो एक तो आपको मिलेंगे मैदान, दूसरा आपको मिलेंगे पठार, तीसरा है पहाड़ियां और चौथा है मुख्य रूप से ये चार उच्चावच आपको मिलेंगे कि पृथ्वी को तो हम दो भागों में बांटते हैं, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी पर जो उच्चावच है उसमें सबसे ज्यादा जो है वह
41%। 41% तो केवल मैदान है। 33% वह क्या है? पठार है। 14% क्या है? पहाड़ियां हैं। और 12% क्या है? पर्वत है। तो इस तरह से हमें राजस्थान के विश्व के संदर्भ में, कि विश्व में जब हम उच्चावच पढ़ते हैं तो मैदान 41% है, पठार 33% है, पहाड़ियां 14% है और पर्वत 12% है। जब यही चीज हमें भारत के संदर्भ में पूछी जाती है तो देखिए भारत के संदर्भ में जब हम भारत के भौगोलिक उच्चावच की बात करते हैं तो इसमें मैदान 43%, पठार 27.7%, पहाड़ियां 18.6% और पर्वत 10.7%। अब आप कहेंगे सर हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ रहे हैं तो हमें इनके बारे में जानना क्या जरूरी है, क्या यहां हमारे लिए आवश्यक है? देखिए, यदि हम विश्व का भूगोल पढ़ते हैं तो हमें प्रत्यक्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो यह प्रश्न हमें प्रत्यक्ष पूछे जाते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा उच्चावच कौन से हैं, सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई। लेकिन जब हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन करते हैं तो यह सभी हमें अप्रत्यक्ष रूप से पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाते हैं? सिंपल सा, कि जब राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं और राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करते हैं तो वह हमें विश्व के संदर्भ में पूछेगा कि वह किसके भाग है, महाद्वीपों के भाग है या महासागरों के भाग है। जब हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो हमें वह पूछा जाएगा कि वह जो राजस्थान के जो उच्चावच है वह प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश के भाग हैं या फिर उत्तर के विशाल मैदान के भाग हैं या हिमालय पर्वतीय प्रदेश के भाग हैं या तटीय मैदानी प्रदेश के भाग हैं। तो इसलिए ध्यान रखना कि हमें जब राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का हम अध्ययन करते हैं तो जब हम विश्व और भारत के संदर्भ में अध्ययन करते हैं तो प्रत्यक्ष तो राजस्थान के भौतिक प्रदेशों से प्रश्न नहीं आता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनकी विशेषताओं के आधार पे, उनकी जलवायु के आधार पे, उनकी जो है भौगोलिक संरचना के आधार पे हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब बात आता है राजस्थान के, कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का क्या स्थिति है। राजस्थान के भौगोलिक उच्चावच अब राजस्थान के भौगोलिक उच्चावच की बात करें तो इसमें आता है एक पश्चिमी
मरुस्थलीय प्रदेश जो कितना है 61.11%। दूसरा है अरावली पर्वतीय प्रदेश, नौ प्रतिशत। तीसरा है पूर्वी मैदानी प्रदेश 6%। और चौथा है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इस तरह से यह जो दे रखा है यह राजस्थान के उच्चावच है और इसी को आधार बना के हमें एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उसमें सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है, सबसे छोटा भौतिक प्रदेश कौन सा है। तो इस प्रकार से एक तो हमें भौतिक प्रदेश किसे कहते हैं, भौतिक प्रदेशों का निर्धारण कहां से होता है, विश्व में जो भौतिक प्रदेश है पर्वत पठार और मैदान उनकी क्या स्थिति है, भारत के भौगोलिक उच्चावच मैदान है पर्वत है पठार है पहाड़ियों की क्या स्थिति है और राजस्थान के भौतिक प्रदेश है उनकी क्या स्थिति है, उसको लेके जो प्रश्न हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं या भौगोलिक क्षेत्र है इनका वर्गीकरण किसने किया। तो अब हम बात करते हैं राजस्थान के भू आकृति प्रदेश का वर्गीकरण। राजस्थान के भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण। देखिए जब हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश हैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है। तो अब हमारा यहां से प्रश्न सबसे पहले वर्गीकरण को लेकर पूछा जाता है कि राजस्थान का जो है भौगोलिक वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो देखिए राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया। यहां ध्यान रखना कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कि वर्तमान में जब हम बात करते हैं कि राजस्थान में 4 भौतिक प्रदेश हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। तो जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश है इन राजस्थान के भौतिक प्रदेश का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। कौन कौन सा है? सबसे पहला है ए प्रोफेसर
वीसी मिश्रा का वर्गीकरण। एक तो हमें प्रोफेसर वीसी मिश्रा के वर्गीकरण को लेकर प्रश्न पूछाते हैं, क्योंकि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश हैं, जो भौगोलिक प्रदेश हैं, इनका वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया है। एक तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के द्वारा, दूसरा है डॉक्टर रामलोचन सिंह का वर्गीकरण, और तीसरा है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना का यानी कि राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है, इसके वर्गीकरण को हमें तीन प्रकार से पूछा जा सकता है। प्रोफेसर वीसी मिश्रा के वर्गीकरण के आधार पर पूछा जा सकता है, डॉक्टर रामलोचन सिंह के वर्गीकरण के आधार पर पूछा जा सकता है, और डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के वर्गीकरण के आधार पर पूछा। और हमें तीनों ही वर्गीकरण का अच्छे से अध्ययन करना है, और हमें यह भी अध्ययन करना है कि इन्होंने राजस्थान को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में या भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया है और उन्हें क्या नाम दिया गया। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश में या राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोफेसर वीसी मिश्रा का वर्गीकरण, कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा का वर्गीकरण क्या था और इन्होंने किस तरह से राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। प्रोफेसर वीसी मिश्रा का वर्गीकरण। प्रोफेसर वीसी मिश्रा का वर्गीकरण, आप देखिए प्रोफेसर वीसी मिश्रा का वर्गीकरण क्या था, इन्होंने यह वर्गीकरण कब प्रस्तुत किया, और साथ ही इन्होंने किस आधार पर राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किया। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। राजस्थान का सर्वप्रथम भौगोलिक वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा, विनोद चंद्र मिश्रा द्वारा क्या गया। सबसे पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया,
प्रोफेसर वीसी मिश्रा, जिनका पूरा नाम था विनोद चंद्र मिश्रा, के द्वारा किया गया। अब इन्होंने जो है यह वर्गीकरण कहां किया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक, जिसका नाम था राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का भूगोल में राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को दूसरा प्रश्न आता है कि राजस्थान का जो भौगोलिक वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा के राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को किसमें प्रस्तुत किया गया? तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल। और डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का भूगोल पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रोफेसर वीसी मिश्रा। और इसी पुस्तक में उन्होंने राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण को प्रस्तुत किया। और यह जो पुस्तक है सन 1968 में नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रोफेसर वीसी मिश्रा की पुस्तक राजस्थान का भूगोल का प्रकाशन किया। यानी कि जो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक लिखी थी राजस्थान का भूगोल, उसमें उन्होंने सबसे पहले राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया। और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ वह 1968 में हुआ। इसलिए कुछ किताबों में 1967 भी लिखा हुआ है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1967 में राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, या फिर कुछ किताबों में 1968। अब हमें 1967 या 1968 के फेरे में नहीं पढ़ना है। जो हमें ऑप्शन में दिया जाएगा या तो 1967 होगा या फिर 1968 होगा। ऑप्शन के अनुसार हमारा उत्तर होगा, क्योंकि कुछ किताबों में 1967 लिखा हुआ है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने 1967 में राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जबकि यह जो पुस्तक है इसका प्रकाशन 1968 में किसने किया? नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा किया गया था। और इसी तरह से हमें प्रोफेसर वीसी मिश्रा के वर्गीकरण को लेकर जो प्रश्न आते हैं, या तो पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे पहला भौगोलिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। किसमें प्रस्तुत किया? अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में प्रस्तुत किया। और कब प्रस्तुत किया? तो 1967 या 1968 जो ऑप्शन में होगा वह हमारा उत्तर सही होगा। लेकिन इस पुस्तक का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट ने 1968 में किया। क्लियर हो गया? अब प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे पहले भौगोलिक वर्गीकरण प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किया, तो किस आधार पर किया और कितने भागों में किया? तो जब हम राजस्थान के भौगोलिक वर्गीकरण का बात करते हैं तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने भौगोलिक उच्चावच, जलवायु, कृषि प्रारूप, आर्थिक लक्षण के आधार पर राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया।
प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किसके इस आधार पर? भौगोलिक उच्चावच, भौगोलिक उच्चावच, जलवायु, कृषि प्रारूप और आर्थिक लक्षण, आर्थिक लक्षण के आधार पर राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेश में विभाजित किया। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का सबसे पहले भौगोलिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, लेकिन उन्होंने राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। क्लियर? और किस आधार पर बांटा? भौगोलिक उच्चावच, जलवायु, कृषि प्रारूप और आर्थिक लक्षण के आधार पर 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। अब वह 7 भौतिक प्रदेश कौन से थे उनके बारे में बात करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला था वह था नहरी क्षेत्र। सबसे पहला कौन सा था? नहरी क्षेत्र। दूसरा पश्चिमी शुष्क मैदान, पश्चिमी शुष्क मैदान। तीसरा जो था वह था अर्ध शुष्क मैदान। चौथा जो था वह था अरावली प्रदेश। पांचवा जो था वह था पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। छठा जो था वह था दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। और जो सातवां था वह था चंबल बीहड़ क्षेत्र। और इस प्रकार से प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा। तो अब प्रोफेसर वीसी मिश्रा के वर्गीकरण को लेकर क्या प्रश्न बनेंगे कि राजस्थान का सबसे पहले भौगोलिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने। राजस्थान का सबसे पहले भौगोलिक वर्गीकरण किस पुस्तक में प्रस्तुत किया गया? वह था राजस्थान का भूगोल। प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा? 7 भौगोलिक प्रदेशों में। कौन कौन से थे? तो नहरी क्षेत्र, पश्चिमी शुष्क मैदान, अर्ध शुष्क मैदान, अरावली प्रदेश, पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ क्षेत्र। और जब हम इसको राजस्थान के मानचित्र में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से नजर आएगा। यह है प्रोफेसर वीसी मिश्रा का वर्गीकरण।
प्रोफेसर वीसी मिश्रा का वर्गीकरण। अब इन्होंने राजस्थान को कितने 7 प्रदेशों में बांटा। 1 2 3 4 5 6 और यहां 7। ए नहरी क्षेत्र, दूसरा पश्चिमी शुष्क मैदान, तीसरा अर्ध शुष्क मैदान, चौथा अरावली प्रदेश, पांचवा दक्षिण पूर्वी औद्योगिक प्रदेश, दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश और सातवां चंबल बीहड़ क्षेत्र। तो इस तरह से हमें राजस्थान के भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले जो प्रश्न पूछा जाता है वह राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण से पूछा जाता है। और वर्गीकरण में भी यदि सबसे पहले पूछा जाता है तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा के वर्गीकरण को लेकर प्रश्न पूछा था। तो अब शायद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान का भौगोलिक वर्गीकरण किस आधार पर किया, कितने भागों में किया और कब किया और किस पुस्तक में किया, इसको लेके जितने भी प्रश्न पूछे थे। साथ ही भौतिक प्रदेश क्या होते हैं, उनका निर्धारण कहां से किया जाता है, विश्व में भौतिक उच्चावच कौन कौन से हैं, भारत में भौगोलिक उच्चावच कौन कौन से हैं, और जब राजस्थान में बात करते हैं तो राजस्थान में भौगोलिक उच्चावच के अंतर्गत भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत किस किस का हम अध्ययन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों में सबसे पहले राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के या राजस्थान के भू आकृति प्रदेशों के वर्गीकरण को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हमने प्रोफेसर वीसी मिश्रा के वर्गीकरण का अध्ययन किया। इसके आगे हमें डॉक्टर रामलोचन सिंह और डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना के वर्गीकरण को भी पूछा जाता है, जिसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।